ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल RJ7 में। तो दोस्तों आज हम जो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम इसमें है आपका भाषा व व्याकरण का परिचय। तो दोस्तों आज से हमारी सीरीज शुरू हो रही है, ठीक है, भाषा और व्याकरण का परिचय। तो लगातार सीरीज चलती रहेगी। आप अपने कमेंट करके बताना कि सीरीज कैसी लगी। आप अपने लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना और लाइक करना, ठीक है, अगर आपको अच्छी लगती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम भाषा की। देखो भाषा होती क्या है। भाषा, सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा की। अब भाषा है क्या, देखो तो भाषा का क्या होता है यानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है। भाषा की उत्पत्ति हुई है भाष धातु से, ठीक है, भाष धातु से। भाष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें धातु की, धातु क्या है, एक क्रिया है। धातु क्या है, क्रिया, यह क्रिया है, ठीक है। उसकी मूल भाषा क्या है, मूल भाषा इसकी संस्कृत है। क्या है, संस्कृत। मूल भाषा क्या है, संस्कृत। अगर हम बात करूँ इसके अर्थ, यानी शाब्दिक अर्थ की बात करूँ, इसके शाब्दिक अर्थ की बात करूँ, शाब्दिक अर्थ की बात करूँ तो शाब्दिक अर्थ होगा इसका अपने विचारों को प्रकट करना, यानी किसी के सामने अपने विचारों को प्रकट करना। ये हमारा क्या होगी, भाषा होगी, ठीक है, भाषा। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन हम बना सकते हैं इस प्रकार। देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भाव व विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है, जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भाव व विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं भाषा, ठीक है। हमने इसकी डेफिनेशन देख लिया, एक बार दोबारा देख लो। भाषा क्या है, भाषा एक, भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से। इसकी मूल भाषा क्या है, संस्कृत धातु क्रिया है, ठीक है। उत्पत्ति अर्थ क्या होगा, विचारों को प्रकट करना, ठीक है। जो एक बार और देख लो जरा, इसकी उत्पत्ति भाष धातु। ये वर्तमान में जो हिंदी का स्वरूप है, वर्तमान में जो हिंदी का स्वरूप है उसकी मूल भाषा क्या है, संस्कृत। वर्तमान में जो हिंदी का स्वरूप है इसकी मूल भाषा क्या है, संस्कृत, क्योंकि सबसे पहले संस्कृत ही आई थी, ठीक है। यानी भाषा को मुख्य रूप से भाषा को मुख्य रूप से समाज में रहकर अनुकरण के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है, ठीक है। भाषा को मुख्य रूप से समाज में रहकर सुनकर ही अनुकरण के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है, ठीक है। अब अनुकरण है क्या, देखो, अनुकरण एक शब्द है, अनुकरण। अनुकरण है क्या, ठीक है। अब अनुकरण है क्या, देखो, अनुकरण का अर्थ होता है के जैसा, के अनुसार। अनुकरण का अर्थ होता है के जैसा, के अनुसार, ठीक है। अनुकरण का अर्थ होता है के जैसा, के अनुसार, ठीक है। अब इसके अनुकरण के दो पार्ट होंगे, अनुकरण के दो पार्ट होंगे। कौन कौन से, नंबर एक होगा आपका उच्चारण, उच्चारण, ठीक है, और होगा लेखन, लेखन, ठीक है। एक होगा उच्चारण के आधार पर, एक होगा लेखन के आधार पर। तो अनुकरण के मुख्यतः दो भेद होंगे, एक होगा उच्चारण के आधार पर, एक होगा लेखन के आधार पर। अब बात करेंगे भाषा की विशेषता। भाषा की विशेषता, भाषा की विशेषता, ठीक है। तो बात करेंगे भाषा की विशेषता। देखो, भाषा की विशेषता की अगर हम बात करें, नंबर पहला आता है, इसमें पहला पॉइंट आता है, देखो इसमें आता है कि भाषा है क्या। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। कैसी है, अर्जित संपत्ति है। इसको यानी इसको हम ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो भाषा कैसी, एक अर्जित संपत्ति है। और नंबर दो, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। जिसका विकास समाज में रहकर हुआ है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है और धीरे धीरे समाज में रहकर इसका विकास हुआ है, ठीक है। सामाजिक प्रक्रिया धीरे धीरे जैसे जैसे हम समझ में आएंगे, यानी इसका, अब हम इसका एग्जांपल समझते हैं, यानी जैसे हम समाज में रहेंगे यानी उसी आधार पर आपको बात करनी पड़ेगी जैसे कोई सामने वाला करता है, ठीक है। सामाजिक प्रक्रिया धीरे धीरे समाज में रहकर ही हम इसको सीख सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसका,
यह परिवर्तनशील होती है, यह परिवर्तनशील होती है, जन्मजात नहीं है, ठीक है, परिवर्तनशील होती है। क्योंकि आपको पता होगा, देखो सबसे पहले क्या आते हैं, अगर मैं बात करूँ 1050 विक्रम संवत की, ठीक है, तो सबसे पहली भाषा क्या आती है, हमारी मूल भाषा क्या आती है, संस्कृत, संस्कृत, ठीक है। उसके बाद क्या आई, पाली, ठीक है, उसके बाद आई प्राकृत। तो ये परिवर्तनशील है, ना कि जन्मजात, ठीक है, यानी परिवर्तन होता रहेगा इसमें, परिवर्तन होता रहेगा इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, ठीक है, भाषा कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, यह कठिन से सरल की ओर चलती है। यानी जैसे पहले कठिन थी, अब सरल की ओर चल रही है, हमारी भाषा सरल की ओर चल रही है, ठीक है। फिर प्रत्येक भाषा का मानक स्वरूप होता है, प्रत्येक भाषा का मानक स्वरूप होता है, अर्थात वह मानवीकृत होती है। अब मानक स्वरूप होता क्या है, देखो मानक स्वरूप होता है आपका, मानक स्वरूप होता क्या है, देखो मानक स्वरूप होता है यानी जैसे कोई भी भाषा हो, हिंदी हो इंग्लिश हो, यानी सभी की क्या होती है, इसकी दो शर्तें होती है सबकी, ठीक है। प्रत्येक, यानी पहली शर्त क्या होगी, यानी प्रत्येक भाषा का कोई अपना निश्चित व्याकरण होना चाहिए, पहली शर्त, यानी प्रत्येक भाषा का अपना कोई निश्चित व्याकरण होना चाहिए। दूसरी बात, यानी एक निश्चित लिपि होती है, ठीक है, एक निश्चित लिपि होती है, ठीक है। और लिपि भाषा के ध्वनि के चिन्ह को मानवीकृत करती है, लिपि भाषा के ध्वनि के चिन्हों को मानवीकृत करती है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लिपि भाषा के ध्वनि के चिन्हों को मानवीकृत करती है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा इसमें कहीं इसकी जो संख्या बताई गई, कहीं 44 भी है, 44 भी है, कहीं पर 52 है, तो कहीं पर 56 भी है, जबकि तीनों सही है, ठीक है। लेकिन हमने क्या मान के चलिए 56, ठीक है, हमने क्या मान के चलिए 56। देखो यानी देवनागरी लिपि या हिंदी भाषा के व्याकरण में क्या है, देवनागरी लिपि या हिंदी भाषा के व्याकरण में मानक वर्ण या ध्वनि के चिन्हों का रूप निर्धारित किया गया है, ठीक है। देवनागरी लिपि या हिंदी भाषा के व्याकरण मानक वर्णों के या ध्वनि के चिन्हों का रूप निर्धारित किया गया है, जिनकी संख्या कितनी बताई गई, 56, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन निकालेंगे यहाँ से, देखो क्वेश्चन क्या होगा, यानी भाषा को लिखने के लिए हिंदी भाषा में मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है, हिंदी भाषा में मानक वर्णों की संख्या 56 होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये इसको आपको सही करना है, ठीक है। लेकिन 44 और 52 ये डिपेंड करे कि आपसे क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन के आधार पर आपको लगाना होगा, 52 और 44 आपको क्वेश्चन के आधार पर ही लगाना होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है कि हिंदी में मानक वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में मानक वर्णों की संख्या होगी 4। आगे चलते हैं, देखो फिर अगला हमारा टॉपिक अगले नई लाइन से चलेंगे। देखो फिर है भाषा को लिखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, भाषा को लिखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट, भाषा को लिखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो भाषा को लिखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कितने हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा को लिखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कितने हैं, 3, ठीक है। अब 3 कौन कौन से हैं, 3 देखेंगे। 3 है आपके, नंबर 1 आएगा आपका, नंबर 1 पे आएगा जिज्ञासा, क्या है जिज्ञासा, ठीक है। नंबर 2 पे आएगा आपका अनुकरण, नंबर 3 पे आएगा अभ्यास, ठीक है। देखो जिज्ञासा क्या होती है, जिज्ञासा होती है जानने की इच्छा, यानी किसी चीज़ में रुचि रखना, किसी चीज़ को हमकी यानी इच्छा करना, ठीक है। जिज्ञासा जानने की इच्छा, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं इसका, यानी जैसे घोड़े को पानी तक तो लेके जा सकते हैं, लेकिन उसको पिला नहीं सकते, घोड़े को पानी तक तो लेके जा सकते लेकिन पिला नहीं सकते जब तक उसकी स्वयं की इच्छा नहीं हो, ठीक है। घोड़े को पानी तक तो लेके जा सकते हैं लेकिन पिला नहीं सकते जब तक उसकी स्वयं की इच्छा ना हो, ठीक है। अनुकरण का मतलब होता है, अनुकरण
यानी उच्चारण के आधार पर या लेखन के आधार पर, ठीक है। तीसरा है हमारा अभ्यास। अभ्यास यानी बार बार करना, क्रम करना, यानी जैसे हम एक चीज़ को कई बार पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं हम, जैसे हम कम से कम कोई सी बुक पढ़ते हैं हम कम से कम 3 या 4 बार पढ़नी पड़ती है, जब जाके हमको यानी उसको कंटेस्ट हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं अभ्यास करना, किसी चीज़ को बार बार करना, उसमें यानी परिपक्व होना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम भाषा का विकास क्रम। देखो भाषा का विकास क्रम, इसको हम कौशल भी कहते हैं। भाषा का विकास क्रम, भाषा का विकास क्रम है क्या, देखो भाषा का विकास क्रम, भाषा का विकास क्रम क्या है, देखो भाषा का विकास क्रम है आपका सुनना, बोलना, पढ़ना एंड लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट में सर्वपल्ली भी कह देते हैं, ठीक है। भाषा का विकास क्रम अगर आ जाता है पेपर में तो क्या लिखना है, सुनना, बोलना, पढ़ना, इसका विकास क्रम देगा, इसका विकास क्रम सही कीजिए। तो विकास क्रम हम देख लेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं भाषा के प्रकार। अब भाषा के प्रकार देखो, भाषा के प्रकार कितने होते हैं, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार 3, ठीक है। भाषा के प्रकार 3 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होगा इसमें आपका मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। नंबर 2 लिखित भाषा। नंबर 3 है सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम मौखिक भाषा। मौखिक भाषा होती क्या है, तो भाषा के प्रकार कितने हैं, 3। सबसे पहले आएगी मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा क्या होती है, देखो मौखिक भाषा होती है आपकी व्यक्ति जब अपने विचारों का आदान प्रदान, व्यक्ति जब अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता है तथा दूसरा व्यक्ति सुनकर उन्हें समझता है, तब वह मौखिक भाषा कहलाती है। यानी जैसे एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे कर रहा हूँ, बोलकर कर रहा हूँ। मैं अपने विचारों का आदान प्रदान बोल कर रहा हूँ, और आप कैसे कर रहे हैं, सुनकर कर रहे हैं, यानी समझ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी हम क्या कहते हैं मौखिक भाषा। एक बार दोबारा देखो, जब व्यक्ति जब अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता है तथा दूसरा व्यक्ति सुनकर उन्हें समझता है, तब वह मौखिक भाषा कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे टेलीफोन पर बात करना, समाचार रेडियो पर, ठीक है, और जी नेताजी का प्रसारण, ठीक है, नेताजी का भाषण, ठीक है, इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा जी लिखित भाषा। लिखित भाषा है क्या, देखो सबसे पहले लिखित भाषा। अब लिखित भाषा हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा, मौखिक भाषा, यानी जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता हो तो दूसरा व्यक्ति सुनकर उन्हें समझता है, ठीक है। इसमें क्या है, लिखित भाषा। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर नहीं लिखकर करता हो, ठीक है, बोलकर नहीं लिखकर करता हो, तो उन्हें पढ़कर समझता है, तब वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल यानी पाठ्यपुस्तकें, मैंने आपको कोई जैसे एग्जांपल दे दूँ, मैंने आपको PDF दे दी, ठीक है, मैंने लिख कर दिया ना, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार।
जैसे कि पाठ्य पुस्तकें, समाचार पत्र, चिट्ठी पत्र, ठीक है, ये हमारी लिखित भाषा हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी लास्ट भाषा है, ये जी आपकी सांकेतिक भाषा। नंबर 3 सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा है क्या, ठीक है। देखो हमने ऊपर कौन कौन सी पढ़ी, एक तो मौखिक पढ़ ली, एक होगी लिखित पढ़ ली। मौखिक क्या थी हमारी, जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता हो, सामने वाला व्यक्ति सुनकर उनको ग्रहण कर लेता है, ठीक है। और दूसरी पढ़ी हमने लिखित, यानी जब कोई व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर नहीं लिख कर करता हो तो अब दूसरा व्यक्ति उसको पढ़कर ग्रहण करता है, ठीक है। तीसरी अब आई हमारी सांकेतिक, ठीक है। इसमें देखो इसका क्या है, जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान न तो बोलकर और न ही लिखकर केवल संकेत या इशारों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करे, ठीक है। संकेत का मतलब क्या है, इशारे हो रहे हैं, संकेत इशारे कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे सांकेतिक भाषा। जैसे आपने देखा क्रिकेट में मैच खेलने वाले खिलाड़ी जब कोई आउट हो जाता है तो एम्पायर क्या करता है, सिर्फ एक इशारा करता है, उंगली खड़ी कर देता है कि आउट हो चुका है। वो बोल थोड़ी है कि मैंने इसको आउट कर दिया, वो सिर्फ एक उंगली खड़ी कर देता है कि आउट हो चुका है, ठीक है। सांकेतिक भाषा, जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर ना करे न ही लिख कर करे, ठीक है, वह केवल अपने विचारों का आदान प्रदान संकेत व या इशारों के माध्यम से करें, उन्हें क्या कहते हैं हम, सांकेतिक भाषा, ठीक है। इन तीनों भाषाओं में सबसे सरल कौन सी है और सबसे कठिन कौन सी है, देखो इन तीनों भाषाओं में सबसे सरल और सबसे कठिन, सबसे सरल होगी आपकी मौखिक और सबसे कठिन होगी सांकेतिक, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम, नेक्स्ट चलेंगे हम हिंदी भाषा। नेक्स्ट चलेंगे हम राजनीतिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा। राजनीतिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा, राजनीतिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा, ठीक है। इसमें राजनीतिक या संवैधानिक भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा, पढ़ा हिंदी भाषा के प्रकार, तो कितने हैं, तीन प्रकार थे इसमें, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक क्या था, मौखिक था आपको इसमें जिसका आदान प्रदान बोलकर किया जा रहा है, सामने वाला व्यक्ति को सुनकर ग्रहण करता है, और लिखित जिनका आदान प्रदान लिख कर किया जा रहा है, सामने वाला व्यक्ति उनको पढ़ता है, ठीक है। और सांकेतिक भाषा कौन सी है, सांकेतिक भाषा जिनका आदान प्रदान ना तो बोलकर ना ही पढ़कर किया जाता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसको क्या करता है, यानी संकेत के इशारों के माध्यम से समझता है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे सांकेतिक भाषा। इनमें सबसे सरल व सबसे कठिन, सबसे सरल कौन सी थी, सबसे सरल थी इसमें आपकी मौखिक, एंड सबसे कठिन थी आपकी सांकेतिक भाषा, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे राजनीतिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है बोली। अब बोली होती क्या है, देखो बोली, ठीक है। बोली, तो हम बात कर रहे थे बोली की। देखो बोली क्या होती है, बोली होती है यानी छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाली, छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है बोली, ठीक है। अगर हम पूरी तरह से बात करें, पूरी होगी इसकी, देखो इस तरह, यानी एक क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली बोली कहते हैं, ठीक है, जिसका क्षेत्र सीमित हो, यानी एक क्षेत्र यानी उसका क्षेत्र सीमित होना चाहिए, वहाँ बोली बोली जाती है, उसको हम कहते हैं बोली, ठीक है। दूसरी नंबर 2 पे आती है भाषा। नंबर 2 पे आती है भाषा। भाषा क्या होती है, भाषा होती है देखो, यानी एक विस्तृत या बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली भाषा कहते हैं, यानी बड़े से क्षेत्र में बोली जाने, शॉर्ट में हम इसको लिखें बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली, ठीक है, भाषा कहलाती है, ठीक है। तीसरी आती है इसमें राजभाषा, ठीक है। अब राजभाषा है क्या, देखो
देखो राजभाषा क्या होती है, राजकाज की भाषा यानी संघ की भाषा। राजभाषा राजकाज की भाषा, संघ की भाषा यानी भारतीय संविधान में, अगर हम बात करें उसकी डेफिनेशन की, तो भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान, देखो भारतीय संविधान में क्या है, भारतीय संविधान में राजकाज की भाषा अर्थात राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया है। राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया है, इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया, क्योंकि क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि पूरे देश में हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बोली जाती, ठीक है। इसे प्रशासनिक कार्यों में भी राजभाषा का प्रयोग होता है, प्रशासनिक कार्यों में भी राजभाषा का प्रयोग होता है। अब राजभाषा क्या देखी हमने, यानी राजभाषा यानी भारतीय संविधान में राजकाज की भाषा अर्थात राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया है, ठीक है। इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। प्रशासनिक कार्यों में भी इसी का राजभाषा का ही प्रयोग होता है, प्रशासनिक कार्यों में भी राजभाषा का ही प्रयोग होता है, ठीक है। अब हम बात करूँ, फिर आती है आपकी मातृभाषा। मातृभाषा देखो क्या होती है, मातृभाषा होती है आपकी जो मातृभाषा। अब मातृभाषा होगी क्या, देखो मातृभाषा होती वह जो माता के मुख से बोली जाती है, माता के मुख से बोली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, मातृभाषा। नेक्स्ट राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, ठीक है। अब राष्ट्रभाषा है क्या, देखो राष्ट्रभाषा की बात करूँ, राष्ट्रभाषा की यानी जिस देश में अधिकांश या संपूर्ण देश एक ही भाषा का प्रयोग करता हो, एक ही भाषा का प्रयोग करता है या करता हो, ठीक है, उसे हम राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जा सकता है, उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। हिंदी जो है एक त्रिनाड, एक मॉरिशस देश की राष्ट्रभाषा बनी हुई है। हिंदी मॉरिशस व त्रिनिडाद देश की राष्ट्रभाषा बनी हुई है। तो राष्ट्रभाषा भी होगी हमारी, देखो राष्ट्रभाषा एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रभाषा क्या होती है, जिस देश में अधिकांश निवासी या संपूर्ण देश एक ही भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है, उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। ये हमारी राष्ट्रभाषा हुई। मॉरिशस व त्रिनिडाद देश की राष्ट्रभाषा बनी हुई है, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन समाप्त हो चुका है। आपको बताना कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना। और इसमें से आपको 3 क्वेश्चन दूंगा मैं अभी, जो आपको कमेंट में पिन करने हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन दूंगा इसमें, जो अभी तक पढ़ा है, ठीक है, जो अभी तक पढ़ा है 3 क्वेश्चन दूंगा मैं इसमें से, आप कमेंट में बताना है, ठीक है। देखो हाँ, एक और लिख लो, एक क्वेश्चन और है। हाँ, हिंदी में विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बताओ। विश्व में सर्वाधिक या सबसे अधिक, विश्व में सर्वाधिक या सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा सब कौन सी है, विश्व में सर्वाधिक और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो नंबर 1 पर आएगी आपकी चीन मंदारी, एंड नंबर 2 पर आएगी आपकी इंग्लिश, एंड नंबर 3 पे स्पेनिश, एंड नंबर 4 पे आएगी आपकी हिंदी। तो आज का सेशन हमारा समाप्त हो, लगभग हमने भाषा का जो टॉपिक है उसको समाप्त करने की कोशिश करी है, ठीक है। कल से आपका व्याकरण समाप्त शुरू हो जाएगा। आपको बताना है सीरीज कैसी लगी, और इसमें से मैं आपको
3 क्वेश्चन दूंगा अभी, जो आपको कमेंट में पिन करना है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन है कि सबसे सरल भाषा कौन सी है? सबसे सरल भाषा कौन सी है? एक क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व में हिंदी कौन सा स्थान है? विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, ठीक है जी। 2 क्वेश्चन हो गए आपके पास। एक क्वेश्चन आपका हिंदी का विकास क्रम, हिंदी भाषा का विकास क्रम, हिंदी भाषा का विकास क्रम, ठीक है। ये आपको बताने हैं 3 क्वेश्चन, ठीक है। कमेंट में बताने हैं आपको 3 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी बताना, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो बताना। सीरीज कंटिन्यू करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल RJ7 क्लासेस। तो दोस्तों, आज से जो हमारी सीरीज चली हुई थी, आज उसका दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं, व्याकरण। तो देखते हैं व्याकरण आज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, व्याकरण क्या होता है, व्याकरण का मतलब क्या होता है। देखो, व्याकरण का अर्थ होता है, अगर मैं व्याकरण के अर्थ की बात करूं, ठीक है, अगर मैं व्याकरण के अर्थ की बात करूं, ठीक है, अर्थ क्या होता है व्याकरण के, यानी भली भांति समझना, भली भांति समझना, यानी किसी चीज़ को भली भांति समझना क्या होगा, व्याकरण, ठीक है। व्याकरण जैसे अगर मैं बात करूं, यानी शुद्ध उच्चारण या शुद्ध लेखन या शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराती है, वह शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग, शुद्ध ज्ञान का बोध कराती है, तो क्या होगा, वह व्याकरण कहलाती है, ठीक है। व्याकरण की अगर हम परिभाषा की बात करें, ठीक है, परिभाषा अगर मैं बात करूं, परिभाषा की परिभाषा हम बना सकते हैं, परिभाषा बना सकते हैं। देखो, व्याकरण वह ग्रंथ है, व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध लेखन व शुद्ध उच्चारण व शुद्ध लेखन का ज्ञान
ज्ञान कराता है। तो व्याकरण समझ लिया। देखो व्याकरण की परिभाषा देख लो एक बार शुरू से। व्याकरण होता क्या? देखो व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। तो क्या होगी? व्याकरण कहलाती है। ठीक है। व्याकरण का अर्थ क्या होता है? व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या होता है? भली बात समझना। ठीक है। व्याकरण का अर्थ भली बात समझना। अगर इसका परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होगी व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। तो वो क्या करेगी? वो क्या लाता है? व्याकरण। ठीक है। व्याकरण। नेक्स्ट, व्याकरण की अगर हम बात करें, व्याकरण की जो अंग होंगे, व्याकरण के अंग कितने होंगे? व्याकरण के अंग होंगे 3। व्याकरण के के 3 अंग होते हैं। ठीक है। व्याकरण के कितने अंग होंगे? 3। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। अंग कौन कौन से होंगे? देखो अंग होंगे नंबर 1 पे आएगा हमारा वर्ण विचार। दूसरे पे आएगा हमारा शब्द विचार। नंबर 3 वाक्य विचार। ठीक है। तो व्याकरण के अंग देखे हमने। तो व्याकरण के अंग कितने होंगे? 3। वर्ण विचार, वाक्य विचार, शब्द विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो 3 अंग होंगे व्याकरण के। ठीक है। अब देखो वाक्य किससे मिलके बना है? वाक्य किससे मिलके बना है? शब्द से। और शब्द किससे मिलके बना है? वर्ण से। ठीक है। तो वाक्य किससे मिलके बना है? शब्द से। और शब्द किससे मिलके बना है? वर्ण से। ठीक है। तो इसी प्रकार से ही चली। नेक्स्ट अब देखें हम इसकी परिभाषा वर्ण की। वर्ण की परिभाषा क्या होगी? वर्ण विचार की। ठीक है। वर्ण विचार। नेक्स्ट वर्ण विचार। एक मिनट। वर्ण विचार। ठीक है। तो वर्ण विचार की परिभाषा क्या बनेगी? देख लो। देखो वर्ण विचार क्या होगा? यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण क्या होंगे? यानी भाषा की सबसे छोटी। वर्ण किसको बोल देते हैं? जैसे वर्ण होगा हमारा, यानी वर्ण हम क्या देते हैं? जैसे कोई एक अक्षर, ठीक है, ये क्या होगा? वर्ण। ठीक है। वर्ण होगा। तो इसकी अगर मैं परिभाषा की बात करूँ तो परिभाषा क्या बनेगी? देखो परिभाषा बनेगी इसकी भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक। भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक इकाई ध्वनि। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। ठीक है। हमने क्या पढ़ा? वर्ण कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है? देखो क्वेश्चन बन सकता है, यानी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी? ध्वनि। अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात करें तो क्या होगा? वर्ण। ठीक है। भाषा की अगर सबसे छोटी लिखित इकाई की बात करें तो होगा वर्ण। लेकिन अगर बात करें भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, इसकी बात करें तो आएगा ध्वनि। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर एक क्वेश्चन और बन जाए, भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग। भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग तो वर्ण। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग कौन सा होगा? वर्ण। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं जरा वर्ण विचार। मैं एक बार लिख देता हूँ जरा डेफिनेशन। भाषा की सबसे छोटी मौखिक
मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को लिखित रूप को वर्ण इकाई को वर्ण कहते हैं, ठीक है, या कहा जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनी? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई लिखित ध्वनि के रूप को वर्ण कहते हैं। जब तक वर्ण हमारे मुख के अंदर है तो वह क्या होगा? ध्वनि, ठीक है। जैसे ही उसको बाहर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वर्ण, ठीक है। जब तक उसको लिखेंगे नहीं तब तक ध्वनि रहेगी, जब तक वह लिखा नहीं जाएगा तब तक ध्वनि, लेकिन अगर हमने लिख दिया तो वह वर्ण बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करूँ अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो वो बन सकता है किस प्रकार? देखो, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, देखो अगर वो मुख के आधार पर पूछ रहा, क्वेश्चन सुनना जरा ध्यान से, अगर वह मुख के आधार पर पूछ रहा है तो हम क्या कहेंगे? ध्वनि, ठीक है। अगर वह लिखित आधार पर पूछेगा तो वर्ण, ठीक है। अगर लिखित आधार पर पूछेगा तो वर्ण, और मौखिक आधार पर पूछता है तो वर्ण, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होगी। अगर लिखित आधार पर पूछेगा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो होगी वर्ण, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अगर हम बात करूँ भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग, भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका भी वर्ण होगा, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग वर्ण होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फिर चलते हैं यानी अर्थ। अगर बात करें हम वर्ण की, शब्द की, अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग हो गए? अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें भाषा की के अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग होते हैं, तो कितने होंगे? दो कौन कौन से? एक तो होगा शब्द, एक होगा वाक्य, ठीक है। एक होगा शब्द, एक होगा वाक्य। अगर हम बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होगी, ठीक है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, ठीक है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, ठीक है। अगर अर्थ के आधार पर पूछा तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी? शब्द। वहीं अगर भावार्थ के आधार पर पूछे तो वाक्य की सबसे बड़ी इकाई कौन सी? वाक्य, ठीक है। भावार्थ के आधार पर भावार्थ के आधार पर
भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वाक्य होगी। अर्थ क्या था? भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भाषा की सबसे बड़ा अंग कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा का सबसे बड़ा अंग। भाषा का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग क्या होगा? वाक्य, ठीक है। तो भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होगा? वाक्य, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ठीक है। कल ऐसे ही लगातार सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। कल देखते हैं, आगे शुरू करते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं। तो इसमें ज़रा एक नेक्स्ट देख लेते हैं कि भाषा की सबसे बड़ा अंग, भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या है? वाक्य, ठीक है। वर्ण के हाँ नेक्स्ट चलते हैं वर्ण के प्रकार। हाँ, वर्ण के प्रकार, नेक्स्ट चलते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार, ठीक है। तो वर्ण के प्रकार कितने होंगे? 2। वर्ण के प्रकार होंगे 2। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा स्वर, एक होगा, दूसरा होगा व्यंजन। व्यंजन, ठीक है। स्वर एंड व्यंजन, स्वर एंड व्यंजन। भाषा के वर्ण के प्रकार कितने होंगे? 2, स्वर और व्यंजन। तो इसकी बात हम नेक्स्ट बात करेंगे, हम कल का टॉपिक रहेगा, ठीक है। आज हमने देखा, कहाँ तक देखा? आज हमने बात करी व्याकरण शुरू किया है आज हमने, तो व्याकरण हमने पहुँचा दिया। आज कल स्वर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आज हमने व्याकरण में जो आपका बेसिक था वो पढ़ाया आपको, तो एक बार देख लेते हैं जरा, इसको दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट जल्दी से, ठीक है। चलिए तो शुरू से चलते हैं। ये देखा, तो सबसे पहले हमने बात रखी सबसे पहले देखा हमने व्याकरण। देखो व्याकरण होता क्या है, व्याकरण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। व्याकरण का अर्थ क्या होता है, यानी कि भली भांति समझना। व्याकरण का अर्थ होता है भली भांति समझना। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, तो अगर परिभाषा की बात करें, परिभाषा इसकी बन जाएगी हमारी, यानी व्याकरण वह ग्रंथ है, यानी किसी चीज़ को अगर हम शॉर्ट में बोलते हैं तो शॉर्ट में कह सकते हैं, यानी किसी चीज़ को भली भांति समझना। व्याकरण का अर्थ है किसी चीज़ को भली भांति समझना, ठीक है। अगर हम पूर्ण रूप से इसकी परिभाषा की बात करें तो व्याकरण वह ग्रंथ है, व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है, ठीक है। शुद्ध भाषा, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण का हमें ज्ञान कराता है, वह व्याकरण कहलाता है, ठीक है। अब व्याकरण के अंग कितने होते हैं? व्याकरण के अंग होते हैं 3, ठीक है। अंग कौन कौन से होंगे? व्याकरण के अंग होंगे 3। अब अंग कौन कौन से होंगे इसके? नंबर 1 होगा इसका वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब वर्ण से मिलकर क्या बन रहा है? शब्द, वर्ण से मिलकर बन रहा है शब्द, और शब्द से मिलकर बन रहा है वाक्य। तो इनका योग है, ठीक है। अगर हम बात करें वर्ण विचार की, तो वर्ण विचार है क्या? देखो जब तक पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी वर्ण की, ठीक है। वर्ण विचार है क्या? देखो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। जब तक हमारे मुख के अंदर है तब तक ध्वनि है, लेकिन अगर बाहर आ गया हमने लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा? वर्ण, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, अभी मैंने क्या बोला, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई लिखित ध्वनि को लिखित अगर कह दे, जैसे ये आ गया तो ये क्या है? लिखित हो गया। तो इसको हम क्या कह देते हैं? इसको कहें लिखित ध्वनि वर्ण, ठीक है। लिखित ध्वनि को वर्ण कहते हैं, ठीक है। यानी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि
ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जब तक मुख के अंदर है ध्वनि है तब तक, जब तक लिखा नहीं गया तब तक ध्वनि है, जब लिखा जाएगा तब वर्ण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिर भाषा की देखो, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, अगर क्वेश्चन बन जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी ध्वनि। अगर क्वेश्चन ये बने कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, वर्ण। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो वर्ण, अगर पूछे ध्वनि तो बनाना आपको जब तक अगर मौखिक पूछेगा तो ध्वनि, लिखित पूछता है तो वर्ण। नेक्स्ट, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग इकाई या अंग पूछे तब भी वर्ण होगा। अर्थ के आधार पर भाषा के 2 अंग हैं। अर्थ के आधार पर भाषा के 2 अंग हैं, कौन कौन से हैं, एक तो शब्द विचार, एक वाक्य विचार, सॉरी एक शब्द और वाक्य। अर्थ के आधार पर, नेक्स्ट चलते हैं, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, शब्द। और शब्द भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी आपकी वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, भाषा का सबसे बड़ा अंग, भाषा का सबसे बड़ा अंग अगर हम बात करें भाषा के सबसे बड़े अंग की तो वह होगा आपका वाक्य। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज क्लास कर ली अपनी, तो कल हम स्वर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, भाषा का सबसे बड़ा अंग वर्ण। ठीक है, तो आज हमने देख लिया वर्ण के प्रकार हमने लिख दिए, स्वर और व्यंजन। कल इनको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ये सीरीज कंटिन्यू मिलेगी आपको कल। सॉरी इसके लिए कि बीच में 2 या 3 दिन मिस्टेक रही किसी कारणवश, लेकिन अब सीरीज कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, धन्यवाद, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो भाई। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से RJ7 क्लासेस में, हरिद्वार उत्तराखंड में। तो दोस्तों हम पढ़ चुके थे वर्ण विचार, तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ण के प्रकार। हमने पिछली वीडियो में वर्ण के प्रकार तक छोड़ दिया था मैटर, तो आज शुरू करेंगे वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के प्रकार कितने होते हैं तो ये देखेंगे आज, ये देखेंगे। ठीक है, वर्ण के प्रकार, तो शुरू करते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार, तो वर्ण के प्रकार कितने होंगे, वर्ण के प्रकार होंगे 2। अब 2 कौन कौन से होंगे वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार 2 होंगे, एक तो होगा स्वर और दूसरा होगा व्यंजन। एक होगा स्वर, दूसरा व्यंजन। ठीक है, स्वर व्यंजन, तो 2 प्रकार होंगे स्वर और व्यंजन। तो दोस्तों आज हम बात करें स्वर की। तो स्वर होते क्या हैं, सबसे पहली बात ये है कि स्वर होते क्या हैं। देखो स्वर क्या होंगे, स्वर जो होंगे जो स्वतंत्र होगा, स्वर क्या, वह स्वर होंगे जो स्वतंत्र होंगे। स्वर यानी वह स्वतंत्र होता है, वह स्वर क्या होते हैं ना, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र। ठीक है, स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र। और व्यंजन क्या होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है, स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और ये व्यंजन होते हैं स्वतंत्र नहीं होते हैं। अब स्वर की हम बात करेंगे। स्वर, स्वर जी, अब बात करेंगे स्वर की। तो स्वर होते क्या, अगर मैं बात करूँ स्वर की, तो स्वर होते हैं स्वतंत्र। ठीक है, स्वर होते हैं स्वतंत्र, यानी वे स्वर जिनका उच्चारण करने समय यानी हमारे प्राणवायु में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, वे स्वर यानी जिनका उच्चारण करते समय हमारे वायु में कोई प्राणवायु में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, उसको हम स्वर कहते हैं। ठीक है, यानी या ऐसे भी कह सकते हैं, यानी वे जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय यानी हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती, उन्हें हम क्या कह देते हैं, स्वर। अब जैसे
एग्जाम्पल में बता देता हूँ आपको। स्वर क्या होता है? स्वतंत्र, यानी इनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती। जैसे एग्जाम्पल में मैं ए बोलूँ, ए, तो इसको हम लंबे समय तक जैसे बोल सकते हैं ए, तो इसकी आवाज़ ए ही आएगी, ठीक है, ए। तो ये क्या होंगे? स्वतंत्र। और व्यंजन क्या होते हैं? यानी जिनके बोलते समय अन्य वर्ण की सहायता लेनी होती है, जिनको उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता लेनी होती है, वे क्या होंगे? व्यंजन। व्यंजन क्या होंगे? व्यंजन होंगे यानी जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी होती है, वे होते हैं व्यंजन। अब व्यंजन होते क्या हैं? देखो, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ व्यंजन का, जैसे हमने लिखा क, तो क किससे शुरू हो रहा है? तो क से शुरू हो रहा है, तो ख़त्म किस पे हो रहा है? ए पे। जैसे आप बोल के देख सकते हैं कै, तो इसकी आवाज़ है ना, कैसे तो शुरू हो रहा है और ए पे समाप्त हो रहा है, तो इस प्रकार से व्यंजन होगा, ठीक है। यानी स्वर क्या होंगे? जो स्वतंत्र होते हैं, और व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। स्वर होते हैं जिनकी उच्चारण करते समय यानी अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती, और व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय अन्य किसी वर्ण की सहायता हमें लेनी पड़ती है, ठीक है। वे क्या होंगे? व्यंजन, ठीक है। अब स्वर के देख लेंगे हम, स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं आपके 11, ठीक है। स्वर होते हैं आपके 11, ठीक है। अब 11 कौन कौन से होते हैं? तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी बताई गई? 11, ठीक है जी। अब 11 होते कौन कौन से हैं? देखो, ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, रीरी, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। तो हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11। हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये स्वर नहीं होता, ठीक है। कुछ कहते हैं रीरी को कि स्वर नहीं होता, स्वर नहीं होता। अब तो इसके बारे में बात, स्वर क्यों नहीं होता? स्वर क्यों नहीं होता? देखो, अगर मैं बात करूँ जो मूल भाषा में जो स्वरों की संख्या, मूल भाषा में जो स्वरों की संख्या कितनी बताई गई? 10। मूल भाषा में स्वरों की संख्या कितनी बताई गई? 10, ठीक है। अब मूल भाषा में स्वरों की संख्या 10 बताई है, तो हम इसको स्वर इसलिए कहते हैं, देखो, यानी संस्कृत में जो स्वरों, संस्कृत में जो शब्द होते हैं, संस्कृत में शब्दों को जो तत्सम रूप में बनाकर बाद में हिंदी में यानी शामिल किया गया, यानी संस्कृत शब्दों को तत्सम बनाकर बाद में हिंदी में शामिल किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से तत्सम शब्द रीरी, इसी प्रकार से तत्सम शब्द रीरी को क्या है? हिंदी में जोड़ने पर इनकी संख्या 11 हो जाती है। इसी प्रकार से हिंदी में इनको जोड़ने पर इनकी संख्या 11 हो जाती है। तो अब समझ में आ गया होगा आपकी रीरी को किस ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ कहते हैं कि भाई इनके स्वरों के बाद में 2 वर्ण और आते हैं। 2 वर्ण कौन से आते हैं? एक आता है आपका अंग, और आता है अह, अंग अह, ठीक है। अब ये तो आते हैं, ये क्यों आते हैं? देखो, ये किस लिए आते हैं और इनको कहते क्या हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनुस्वार, 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 ठीक है। और इसको कहते हैं विसर्ग, इसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग, ठीक है। अब इनका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ये होते हैं आयोग वाह। क्या होते हैं? ये होते हैं आयोग, आयोग वाह, ठीक है। आयोग वाह। अब इनको किससे मिलके बना है? आयोग वाह, इनको कहते हैं आयोग वाह। अब आयोग वाह का अगर हम थोड़ा इनकी, ये किन 3 शब्दों से मिलकर बना है? इन तीन वर्णों से मिलकर बना है। कौन कौन से होंगे? देखो, नंबर 1, इसमें अगर हम इसको तोड़ दें, ए प्लस योग प्लस वाह, तो ये होगा आयोग वाह, ठीक है। आ का मतलब नहीं, योग का मतलब जुड़कर, वहाँ का मतलब वहन, ठीक है। यानी वे वर्ण जो व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते,
वे वर्ण जो व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, केवल स्वरों के साथ जुड़कर वहन होते हैं। वे वर्ण जो व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, केवल स्वरों के साथ जुड़कर वहन होते हैं, ठीक है, उनको आयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अब आयोगवाह, इनकी संख्या कितनी, 2। इनकी संख्या कितनी है, 2, अंग और अह, ठीक है, इनकी संख्या कितनी, 2, आयोगवाह, अंग और अह, ठीक है, ये हो गया हमारे आयोगवाह। फिर कहते हैं देखो मूल स्वर या संस्कृत। संस्कृत में व्याकरण में स्वरों की संख्या कितनी होती है। मूल व्याकरण में स्वरों की संख्या ठीक है, तो मूल व्याकरण में स्वरों की संख्या, या संस्कृत भी बोल सकते हैं मूल व्याकरण, या इसकी जगह हम संस्कृत भी बोल सकते हैं। मूल व्याकरण या इसकी जगह हम संस्कृत भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मूल व्याकरण में स्वरों की संख्या कितनी थी, 13, ठीक है। अब 13 कौन पूछते थे, आपने 11 तो पढ़े होंगे, ए आ ई उ री आई ए आई अंगा ओ, ठीक है, ओ औ, ठीक है। तो आपने 11 स्वर तो ये पढ़े, प्लस 2 कौन से हैं, दो हैं आपके, एक तो हो गया आपका, एक हो गया जी आपका, एक हो गया आपका रीरी। अब रीरी तो आप बोल रहे कि हमने पढ़ा रीरी ये वाला, ठीक है, इसके नीचे एक और रीरी प्लस ल, इसके नीचे भी री, इसको रीरी प्लस री, ये 2 वर्ण इनको जोड़ देने पे इनकी स्वरों की संख्या कितनी हो, 13, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देने में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13, ठीक है जी, 13 होगी इनकी संख्या जोड़ने पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें संस्कृत, हिंदी में सॉरी स्वरों को संस्कृत में क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अच। संस्कृत में स्वरों को क्या कहते हैं, अच। संस्कृत में स्वरों को अच कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं स्वरों के प्रकार। तो स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, स्वरों के प्रकार पर बात करेंगे कल, ठीक है। स्वरों के प्रकार पर बात करेंगे कल। तो स्वरों के प्रकार कितने होते हैं ये बता देते हैं। स्वरों के प्रकार होते हैं 3। अब 3 कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नंबर 1 अब हम बात करें कल, ठीक है। इसका जो वीडियो है आपको हो जाए कल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है थोड़ी बहुत, तो आप प्लीज़ लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दिया करो वीडियो। यार आप शेयर नहीं करते यार, वीडियो देख लो, चैनल सब्सक्राइब करना ना करना बात की बात, लेकिन शेयर जरूर कर दिया करो वीडियो। यार हिंदी में टॉपिक आपको एकदम बेहतरीन वाला दिया जा रहा, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पक्का आता है भाई, आने के पूरे चांस है यहाँ से एक क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।